इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जीव विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 मानव जनन का दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले में हम लोगों ने पढ़ा था मानव में जनन कैसे होता है और साथ ही साथ जनन जो है उस जनन में कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं। उन परिघटनाओं में हमने पहली परिघटना जो देखी थी, पहली परिघटना जो पढ़ी थी वो थी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की। तो इस शुक्राणु जनन की घटना को कहते हैं शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, इसके लिए हम आज पढ़ेंगे नर जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। तो यहाँ पर नर जनन तंत्र की इसकी संरचना आपके सामने यहाँ रखी गई है। नर जनन तंत्र है ये, नर जनन तंत्र की संरचना यहाँ पर है आपको। मनुष्य में नर जनन तंत्र जो होता है उस नर जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी इनको कहते हैं प्राथमिक जनन अंग, या हम इनको कह सकते हैं मुख्य जनन अंग। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राथमिक जनन अंग जो होता है, इस प्राथमिक जनन अंग में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पहला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो टेस्टिस है। टेस्टिस यहाँ पर आपको एक संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, ये टेस्टिस है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये टेस्टिस है। यह जो है ये संरचना जो बीच में इस तरह की बनी संरचना है, यह टेस्टिस है, जिसे कहते हैं वृषण। टेस्टिस यानी वृषण होता है, वृषण है। दूसरी संरचना जो होती है इसमें सहायक अंग होते हैं। ये तो मुख्य संरचना है, इसके बाद सहायक अंग हैं एसेसरी ऑर्गन्स में। पहला आपका एसेसरी डक्ट होता है यानी जिनको कह सकते हैं सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं एसेसरी डक्ट्स। और तीसरा होता है एसेसरी ऑर्गन्स यानी सहायक अंग, सहायक अंग। और चौथा जो होता है इसको हम कहते हैं मुख्य जनन अंग या इसको कहते हैं बाह्य जनन अंग यानी एक्सटर्नल ऑर्गन जो कि पेनिस है। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर उपस्थित हैं जो मानव में नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ इसकी संरचना में देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। टेस्टिस कहाँ है, ये है टेस्टिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो संरचना है ये टेस्टिस है। मानव में टेस्टिस या वृषण जो होता है यह उदर गुहा से बाहर है। वास्तव में अगर हम नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पेल्विक रीजन जो होता है यानी जो श्रोणी प्रदेश होता है उस श्रोणी प्रदेश में स्थित होता है, पेल्विक रीजन में होता है। और पेल्विक रीजन में होने के साथ साथ इसमें जो पहला ऑर्गन आपका होता है ये यहाँ पर है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होती है वो उदर गुहा से बाहर स्थित एक ग्रंथिल संरचना है, रोम युक्त। देखिए यहाँ पर ये टेस्टिस जो होती है उदर गुहा से बाहर स्थित संरचना होती है। कहाँ स्थित होती है, वृषण कोश में। वृषण मनुष्य में वृषण प्रमुख या मुख्य जनन अंग है। टेस्टिस जो होती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्रमुख जनन अंग है जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में, जिसको कि स्क्रोटम कहते हैं,
या इसको स्क्रोटम सेक भी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं स्क्रोटम सेक यानी वृषण कोश। वृषण कोश ये जो संरचना है ये पूरा ये बाहर वाली स्क्रोटम या वृषण कोश है। इसी वृषण कोश के अंदर जो होता है वो टेस्टिज स्थित होती है, यहाँ पर वृषण होता है। और ये जो वृषण कोश होता है एक वृषण पट के द्वारा, एक वृषण पट यानी सेप्टा, स्क्रोटल सेप्टा के द्वारा या दो भागों में, दो अर्ध भागों में बटा होता है। यानी वृषण के जो होते हैं ये दो हिस्से इस तरह से हो जाते हैं, दो भागों में वृषण कोश बढ़ जाती है। और वृषण कोश किसके द्वारा बढ़ती है, ये जो होता है स्क्रोटल सेप्टा है, और स्क्रोटल सेप्टा के द्वारा यह दो भागों में बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह वृषण कोश जो होता है वह उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। बाहर स्थित होने से क्या होता है कि सीधे यह वायु के संपर्क में होता है, और वायु के संपर्क में होने की वजह से जो इसका टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से लगभग जो होता है वो 3 डिग्री सी जो होता है कम होता है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इसका तापमान वह शरीर के तापमान से कम होता है। यानी मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सी होता है, और जो हमारी टेस्टिस होती है या जो हमारा टेस्टिस सेक होता है या स्क्रोटम होती है इसका टेम्परेचर जो होता है हमेशा 3 डिग्री सी जो होता है कम होता है। रीजन क्या होता है, इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया, उस शुक्राणु जनन की क्रिया में शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने के लिए तापमान जो है उसका कम होना भी आवश्यक है। तो पहले हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा कि टेस्टिज होती है ये कहाँ स्थित है, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश यानी स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, वृषण कोश है, और ये रोम युक्त ग्रंथि संरचना होती है जो कि वृषण सेप्टा के द्वारा या वृषण पट के द्वारा दो भागों में बटी होती है, बढ़ जाती है। प्रारंभ में अगर हम लोग देखें तो ये जो टेस्टिज होती है वह 7 माह से पहले, भ्रूणावस्था में जब होता है 7 महीने से पहले, यह जो होता है उदर गुहा में स्थित होते हैं। दोनों टेस्टिज होते हैं जो उदर गुहा के अंदर होते हैं, लेकिन 7 महीने के बाद जो होता है यह आकर के इस वृषण कोश जो होता है, इस वृषण कोश में दोनों टेस्टिज आकर के यहाँ लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में ये टेस्टिज होती है ये उदर गुहा के अंदर ही रह जाती है, तब इसे कहा जाता है गुप्त वृषण, तब वो गुप्त वृषण कहलाता है, जिसमें वृषण जो होता है वो उदर गुहा के अंदर ही रह जाता है। तो इस तरह से टेस्टिज होती है या जो वृषण होता है ये प्रमुख संरचना होती है। इसका काम क्या है, देखिए पहला काम तो होता है स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणुओं का को बनाना, और सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन करना, यानी शुक्राणुओं का और नरलिंग हार्मोन जो होते हैं उनका निर्माण करना किसका काम होता है, इस टेस्टिज का है। और ये टेस्टिज में सेक्स हार्मोन जो होता है वो कौन होता है आपका, टेस्टोस्टेरॉन। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, यानी इससे निकलती है टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकलता है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसा अभी हमने देखा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नर में क्या पाया जाता है भाई, मनुष्य में जो होता है वो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो लैंगिक द्विरूपता पाए जाने का मूल कारण जो होता है ये टेस्टिस से या ओवम से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, उनकी वजह से होता है। तो पहला ऑर्गन बच्चों हम लोगों ने देखा कि पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ है इस स्ट्रक्चर में, देखिए टेस्टिस है, ये वाली संरचना जो है, ये संरचना इस तरह की ऐसे जो बनी हुई संरचना है ये टेस्टिस है, कि यहाँ से लिखा हुआ है ये टेस्टिस है। और टेस्टिस जो होती है किसमें स्थित है, वृषण जो होता है वृषण गुहा में स्थित होती है। वृषण गुहा को क्या कहते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटम सेक कहते हैं। स्क्रोटम सेक जो होता है ग्रंथिल रोम युक्त संरचना होती है, संकुचनशील संरचना होती है। अक्सर अगर देखा जाए तो जाड़े के दिनों में तापमान जब कम होता है तो ये स्क्रोटम जो होता है वो सिकुड़ करके उदर गुहा के सामने छोटा हो जाता है, और गर्मी के दिनों में जो होता है ये लटक कर बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से स्क्रोटम संकुचनशील संरचना होती है। और टेस्टिस कहाँ होता है, उदर गुहा से बाहर। इसका टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सी जो होता है बॉडी के वेट से कम होता है। इसका रीजन क्या होता है
कि जो स्पर्मेटोसिनेसिस की क्रिया होती है उसके लिए उत्तम हो जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण यहीं पर होता है, लेकिन स्पर्म जो होते हैं यहीं पर बनते हैं। साथ ही साथ सेक्स लिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी यहीं से होता है। तो इस तरह से पहला आपका जो ये ऑर्गन है वो एसेसरी नहीं बल्कि ये क्या है, हमारा प्राइमरी है या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलिए हम आते हैं दूसरा आपका एसेसरी डक्ट है, सहायक नलिकाएं हैं। कौन कौन सी ऐसी डक्ट्स होती हैं, सहायक नलिकाएं हैं जो जनन में सहायता करती हैं। तो सबसे पहला आप देखिए इपीडिडाइमिस है। इपीडिडाइमिस जिसे कहते हैं अधिवृषण, इसे क्या कहते हैं, अधिवृषण या इपीडिडाइमिस। ये बेटे कहाँ है इपीडिडाइमिस, इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहां पर देखिए इपीडिडाइमिस कहाँ है, ये जो संरचना यहाँ बनी है ये इपीडिडाइमिस है। ये इस तरह से ये लगभग वृषण में स्थित जो वृषण कोश होता है उसके अंदर स्थित वृषण से लगी हुई लगभग 6 मीटर, ये लगभग जो होती है 6 मीटर लंबी नलिका के समान संरचना है, लेकिन बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, बहुत अधिक मात्रा में कुंडलित होती है। और कुंडलित होकर के मात्र ये 4 सेंटीमीटर 4 cm जो होती है 4 सेंटीमीटर कुंडलित नलिका के रूप में वृषण के ऊपर लगी होती है। किसे कहते हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण, जो यहाँ इसके ऊपर लगी हुई है अधिवृषण। यहाँ पर होता क्या है, देखिए अधिवृषण में जो है यहाँ इसमें वास डिफरेंस यानी जो ये नलिका हमारी है इस नलिका में जाने से पहले शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणुओं का यहाँ पर जो है संग्रह होता है। यहाँ शुक्राणुओं का संग्रह यानी संचयन होता है और साथ ही साथ में शुक्राणु जो होते हैं यहाँ पर बने होते हैं। तो इपीडिडाइमिस का काम होता है। अधिवृषण कहाँ है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये अधिवृषण है। यहाँ देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन लगभग ये 6 मीटर लंबी नलिका होती है और इतनी ज्यादा कुंडलित होती है कि कुंडलित होने की वजह से 4 सेंटीमीटर तक यहाँ दिखती है। इसके बाद दूसरा होता है आपका वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका देखिए शुक्रवाहिका जो होती है यह शुक्रवाहिका देखिए यहां से इपीडिडाइमिस जो होता है यहां से निकलकर शुक्रवाहिका निकलती है। एक नलिका है शुक्रवाहिका और यह निकल करके सीधे जो है शुक्रवाहिका है और शुक्रवाहिका इपीडिडाइमिस से निकलती है और निकल करके उदर गुहा में प्रवेश करती है। उदर गुहा में इसका प्रवेश होता है शुक्रवाहिका का। यह शुक्रवाहिका जो होती है या शुक्रवाहिनी जो होती है लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। लगभग ये जो नलिका है ये लगभग 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक ओर के अधिवृषण से निकलकर, क्योंकि इनकी संख्या भी 2 होती है, इपीडिडाइमिस से निकलकर एक 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका जो होती है उदर गुहा में प्रवेश करती है, जिससे कहते हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका, बल्कि शुक्रवाहिनी कहा जाता है इसको। ये शुक्रवाहिनी होती है यानी यहाँ से शुक्राणुओं को ये कहाँ ले जाती है, सेमिनल वेसिकल्स में ले जाती है और यहाँ आकर के जब ये सेमिनल वेसिकल के साथ यहाँ पर आकर मिलती है और यहाँ मिलने के बाद ये क्या बनाती है, यहाँ आकर के एजिकुलेटरी डक्ट बनाती है, स्खलन नलिका। देखिए ये यहाँ से निकली है और यहाँ से निकल करके आकर के इसमें जो सेमिनल वेसिकल होती है इसके पीछे से आकर यहाँ काउपर ग्रंथि जो होती है इसके साथ यहाँ मिल करके एजिकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। इस तरह से ये शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी जो होती है ये लगभग 40 सेंटीमीटर होती है और स्खलन नलिका का निर्माण करती है। इसको कहते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका यानी एजिकुलेटरी डक्ट। स्खलन नलिका या स्खलन वाहिनी जो होती है मूत्राशय से निकल करके, देखिए यहाँ से मूत्राशय जो होता है यहाँ से ये निकल करके मूत्राशय से निकल करके 2 नलिकाएं जाती हैं। एक नलिका यहाँ पर देखिए निकली है और आकर इसके अंदर है, दूसरी नलिका जो आती है यहाँ से निकल करके यहाँ आती है। तो ये एजिकुलेटरी ये दोनों नलिकाएं जो होती हैं यहाँ आकर के यहाँ मिली हुई हैं, यहाँ पर यहाँ मिल करके यहाँ बनाती हैं एजिकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका जो होती है
ये वीर्य का स्खलन करने का कार्य करती है। इसके बाद होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब है आपका मूत्र मार्ग है। ये है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग देखिए, यूरेथ्रा लोग में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये यूरेथ्रा है और ये लगभग 20 सेमी लंबी नलिका होती है जो शिश्न के अग्रस्वर पर आकर के मिलती है। इससे जो होता है, इससे यहाँ से मूत्र, काउपर ग्रंथि का स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, इसके बाद वीर्य यहाँ से बाहर निकलते हैं, इसी से होकर के बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से ये जो 4 हैं ये एसेसरी आर्गन हैं। अब आते हैं डक्ट थी। इसके बाद अब आ रहे हैं कि ये क्या है, आपके एसेसरी आर्गन्स हैं, यानी सहायक अंग। जनन में सहायक अंग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सेमिनल वेसिकल है। देखिए सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। ये शुक्राशय है। सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ पर ध्यान रखें, वीर्य जो होता है, सीमेन जो होता है, वीर्य का लगभग 60% भाग बनता है। वीर्य का संचय इसी में होता है। आकर शुक्राणु यहाँ बन रहे हैं और शुक्राणुओं का संग्रह आकर यहाँ पर बन रहा है। शुक्राणुओं को तरल रूप में रखने के लिए यहाँ पर वीर्य का निर्माण होता है, जिसमें स्पर्म का लगभग 60% भाग जो होता है इसी नलिका में बनता है, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय में बनता है। इसमें क्या क्या रहते हैं देखिए, तो फ्रक्टोज होता है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, तीसरा सेमिनोजेलिन होता है। तो इसमें जो फ्रक्टोज होता है, सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होती है, इसका प्रमुख काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कि यह प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होती है योनि को संकुचन, ये योनि को संकुचित करती है। ये योनि जन्म के समय योनि का संकुचन करती है। इसके बाद फ्रक्टोज होता है शुक्राणुओं का पोषण करता है, शुक्राणुओं को पोषण करता है। और सेमिनोजेलिन जो होता है यह वीर्य को गाढ़ा करता है। इसका काम होता है वीर्य को गाढ़ा करना, गाढ़ा करना इसका काम है सेमिनोजेलिन का। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये सेमिनल वेसिकल के अंदर, यानी इसमें लगभग 60% भाग जो होता है ये वीर्य का बनता है। और इसमें क्या क्या रहते हैं? फ्रुक्टोज होती है जो स्पर्म को पोषण देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो जन्म के समय योनि को संकुचित करने का काम करता है, सेमिनोजेलिन जो वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है। ये है। दूसरी जो इसमें ग्रंथि है वो प्रोस्टेट है। देखिए यहाँ पर मूत्राशय जो यहाँ से आपका होती है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड है। यह ग्लैंड जो होती है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मूत्राशय के आधार से बनी कई पिंडों से होती है और वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग भी ये बनाती है। ये भी लगभग 20 से 25% का भाग बनाती है। साथ ही साथ इसमें जो होता है, इस ग्रंथि में निकलने वाला रसायन जो होता है वीर्य के स्कंदन को रोकता है। जो वीर्य है उसके स्कंदन को क्या करता है? यह रोकने का काम करता है, कभी कभी वृद्धावस्था में। इसके अतिरिक्त यह यूरिन स्राव में मूत्र के धार को भी बढ़ाता है और वृद्धावस्था में इसके फूलकर बड़ी हो जाने से मूत्र की धार नहीं बनती है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है प्रोस्टेट। इसके बाद तीसरी होती है काउपर या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि देखिए, यहाँ से एक जोड़ी काउपर ग्रंथि जो होती है यहाँ पर स्थित होती है। एक जोड़ी काउपर ग्रंथि है, इसे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। यह मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है। ये मूत्र मार्ग है और इसके पार्श्व में यहाँ पर नीचे पीछे की तरफ यहाँ पार्श्व में स्थित होती है। इसमें जो होता है लैंगिक संवेदना का काम होता है। ये ग्रंथिल पारदर्शक गाढ़े क्षारीय द्रव का स्राव करती है। गहरे पारदर्शक गाढ़े रंग के द्रव का स्राव करती है और वह स्राव जो होता है यह वास्तव में अगर देखा जाए तो वीर्य के साथ बाहर निकलता है। तो इस तरह से मनुष्य के नर जलन अंग में ये प्रमुख नर जलन तंत्र के भाग होते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मनुष्य में जनन अंग में इसमें आप देखें कि ये जो होता है वास डिफरेंस एक,
इसके बाद आपका ये हो गई यूरेथ्रा, इसके बाद हो गया एजिकुलेटरी। ये सब डक्ट जो होती हैं ये आपका एसेसरी डक्ट है, अधिवृषण इपिडिडाइमिस, ये इतना इपिडिडाइमिस। इसके बाद यहां देखिए टेस्टीज, ये जो है प्रमुख है, प्राइमरी आर्गन है टेस्टिस। और शेष इसमें अगर हम लोग देखें तो ये सेमिनल वेसिकल, इसके बाद आपका ये काउपर, इसके बाद ये प्रोस्टेट। ये क्या है? ये सब सहायक ग्रंथियां हैं। और अब आते हैं पेनिस या एक्सटर्नल आर्गन। ये जो टोटल संरचना दिख रही है ये पेनिस है या एक्सटर्नल आर्गन है। एक ट्राइल आर्गन होता है जो वास्तव में वायु जनन अंग है, और वायु जनन अंग होने के साथ साथ यह जनन में सहायक मुख्य अंग है। जो गैमीट ट्रांसफर की क्रिया होती है, पहला तो गैमीटोजेनेसिस की क्रिया यहाँ पर हो रहा है, बाकी इसमें संग्रह हो रहा है, लेकिन गैमीट ट्रांसफर जो होता है वह इसी के माध्यम से होता है। तो इस तरह से नर में 4 तरह के आर्गन्स पाए जाते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, पेनिस। यानी प्राथमिक जनन अंग, एसेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं, सहायक अंग, वाय जनन अंग। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में कौन है? आपका वृषण होता है, टेस्टिस यानी वृषण है। और वृषण का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, साथ ही साथ लिंग हार्मोन का निर्माण करना।